कौन होगा से ही नहीं। एरियाज हैं जहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस है? चोरी तो नहीं कहेंगे, और चोरी भी हो रही होगी ऑब्वियसली, कहाँ से निकाले जा सकते नहीं नहीं, चोरी है, लेट्स बी वेरी ओपन, चोरी है, उसकी वजह है। 35% कौन देगा यार, हैं? जब सर आप यहाँ अभी एक यूके में तो सर हम 45% तक भी है। नहीं, बीस मैं बाईस उसमें से आ शुरू रहा था, होता मैं है। उधर। अच्छा। उसकी रीजन है कि 45% क्यों देते हैं। हेल्थ फ्री, यस। एजुकेशन फ्री, लाइफ सिक्योरिटी फ्री, इंफ्रास्ट्रक्चर 100%। तो क्वेश्चन ये है, मैं 45% देने के लिए एग्री करूंगा। फिर सैलरी क्लास बेचारी क्या करे? उनको तो टैक्स कट के नहीं चेक मिलता नहीं, अगर $385 बिलियन की आपकी जीडीपी है तो $38 बिलियन का तो एग्रीकल्चर हो गया ना, अगर 10% है तो है। फर्ज करें यार। 30% टैक्स लगे तो कितना बन जाएगा ये? 10% टैक्स लगा दो यार उस पे। बहुत थर्टी निकल आएगा, एट बिलियन विंडफॉल डॉलर होगा हुकूमत से के लिए। लो फ्लैट रेट होना चाहिए। मैंने कहा एग्जाम्पल दीजिए, उन्होंने एग्जाम्पल कहा कि जो 100 रुपए कमाता है वो 10 रुपए टैक्स दे, और जो 10 रुपए कमाता है वो 1 रुपया टैक्स दे। यानी 10% पे 10%। अगर आप अपने टैक्स को फिक्स कर दें, तो उन्होंने कहा कि ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका न सिर्फ टैक्स रेट बढ़ जाएगा, बल्कि टैक्स बेस भी बढ़ जाएगा। और फिर आप उसमें किसी को एग्जेम्पशन नहीं देंगे कोई। एवरीबडी विल हैव टू पे टैक्स। सो जब आप लोअर रेट पे टैक्स को लेके जाते हैं तो किसी को पिंच नहीं करता, और जब वो किसी को पिंच नहीं करता तो वो टैक्स देना शुरू करता है। जो प्रपोज बजट है उसमें तकरीबन गवर्नमेंट ने 800 बिलियन रुपए जो है वो सरप्लस रखा है कि जो सूबों से वापस मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, हर सूबे ने अपना डेफिसिट का बजट दिया है। तो वो 800 अरब कहां से वापस आएगा, इट बीट्स मी। सो इट इज ऑल टुगेदर अ वेरी daunting task for this government to actually come close to the numbers they have proposed in the federal budget. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सन 2013 में हुकूमत पाकिस्तान अवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में 120 अरब रुपए इकट्ठे करती थी, और जो अभी बजट दिया गया है इसमें ये टारगेट 750 अरब का रखा गया है, जो कि 6 गुना से भी ज़्यादा का इजाफा है। यानी आप कह लें 10 साल पहले अगर टोटल टैक्स रेवेन्यू का 5% से भी कम पेट्रोलियम लेवी था, तो इस दफ़ा ये 10 से 11% के करीब। ये हुकूमत का इन्हिसार बढ़ता जा रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। ओवरऑल टैक्स कलेक्शन की बात कर ली जाए तो जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, यानी इनकम टैक्स, जो अमीर पर टैक्स लगता है, यानी जो जितना ज़्यादा कमा रहा है उस पर उतना ज़्यादा टैक्स, वो अगर आज से 5 साल पहले देखा जाए तो वो 39% होता था, तकरीबन 40% टोटल टैक्स कलेक्शन का। अब वो कम होके जो है वो 35-36% के करीब आ रहा है। तो एक तरफ जो अमीर पे टैक्स लगना चाहिए उसकी शरह कम होती जा रही है, दूसरी तरफ जो टैक्स सब पे एक जैसा लगता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्स, एफईडी, कस्टम ड्यूटीज, उस पर हुकूमत का इन्हिसार बढ़ता चला जा रहा है। इससे माशरे में जो इनक्वालिटी है वो पैदा होती है, यानी अमीर और गरीब का फर्क बढ़ता जाता है, क्योंकि जो ज़्यादा कमा रहा है उस पर उतना टैक्स नहीं लग रहा जितना उस पर लग रहा है जो कम कमा रहा है, और ये सब पे एक जैसा लग रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप सेल्स टैक्स दे रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं, या इवन पेट्रोलियम लेवी पे कर रहे हैं, तो 1 लीटर के ऊपर आप जितना टैक्स दे रहे हैं उतना ही एक अमीर आदमी भी दे रहा होगा। अगर अमीर आदमी जो है वो 10 लाख रुपए महीने का कमाता है तो उसने भी उतना टैक्स देना है 1 लीटर पेट्रोल पे, और वो एक मजदूर जिसने 10-15 हज़ार कमाना है या 20 हज़ार कमाना है, वो भी उतना ही टैक्स देगा 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर। तो ये हमारे जो हुकूमत का जो टैक्स रेवेन्यू मॉडल है, बहुत ही इसके अंदर खराबियाँ हैं। आज हम एक टैक्स एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे और जो पाकिस्तान का जो टैक्स मॉडल है उसको समझेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि हुकूमत टैक्स कैसे कलेक्ट करती है। फिर हम ये देखेंगे कहाँ कहाँ टैक्स निकालने की गुंजाइश है, किधर चोरी हो रही है, कहाँ अवॉइडेंस हो रही है, और ये प्रॉब्लम्स हैं क्या, इनको फिक्स कैसे करें। मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं जीशान मर्चेंट साहब। कराची बार से भी इनका ताल्लुक रहा है कि अपनी भी कंसल्टेंसी फर्म है, और बहुत महारत रखते हैं टैक्स के मामला पे। जीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। सर पहले तो ब्रेक डाउन दें कि ये टैक्स है ये हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, और कितनी परसेंटेज कौन से डायरेक्ट से आ रही है, कौन सी इनडायरेक्ट से आ रही है। उसके बाद फिर मैं मजीद सवाल आपसे करूँ। मेजर जो इन्हिसार है वो आज भी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है हमारा, जो ये हदफ अभी तो फिलहाल 7,004 बिलियन का है, और यकीनन आईएमएफ ने कहा है कि 7,255 बिलियन पे इसको लेके जाए। तो मजीद इसमें जो इंक्रीज हम करने जाएंगे, जो इसको जैकअप करेंगे, तो उसमें हमारा भरपूर इन्हिसार होगा सेल्स टैक्स के ऊपर। और सेल्स टैक्स में आपको पता है कि जैसे 2020-21 की जो फिगर्स हैं, तो तकरीबन 47% हमारा जो है सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज मिला के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसको हम कहते हैं। वैसे तो डायरेक्ट टैक्सेस में भी मेजोरिटी इनडायरेक्ट टैक्सेस ही है, विद होल्डिंग टैक्सेस सारा का सारा रिकवर होता है।
तो इवेंचुअली हम जो है तकरीबन 47 to 50% NSR इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करेंगे, इसमें इनडायरेक्ट में सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज है, नॉट द इनकम टैक्स कॉम्पोनेंट। अच्छा, एक यहाँ पे ये भी बता दीजिएगा, आपने कहा कि डायरेक्ट टैक्सेस में भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जैसे विदहोल्डिंग टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होशियारियां की गई हैं? क्योंकि आई थिंक पेट्रोलियम लेवी भी डायरेक्ट टैक्सेस में, बल्कि उसको तो टैक्स रेवेन्यू से निकाल ही दिया नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, वो टैक्स रेवेन्यू से अलग है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यूज में है, जिसका ठीक है, जो होगा ठीक है। ये प्योरली जो 7,004 या 7,255 जब हो जाएगा ये प्योरली जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस से, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। और अगर हम ये जो पेट्रोलियम लेवी है और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह के जो हैं, जो उन्होंने टैक्स से निकाल ही दिए और नॉन टैक्स रेवेन्यू डाल दिया, अगर लेकिन है तो आवाम के लिए वो एक तरह का टैक्स ही, अगर उसको मिला लें तो फिर तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह और ऊपर हो जाती है, 50% से ऊपर चली जाएगी। हम पाकिस्तान में तो हम सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस ही कर रहे हैं। आपको किसने कहा कि हम डायरेक्ट टैक्सेस करते हैं? वी डू नॉट कलेक्ट एनी डायरेक्ट सर टैक्सेस। खाते में तो यही देयर इज लिखा हुआ है ना नथिंग। उसके, कि इनकम टैक्स खाते में लेते हैं ये वो लोग। खाते में तो यही लिखा होता है। देखिए, आप अगर ये 6 साल का कंपैरिजन देखें तो बड़ा कंसिस्टेंट परसेंटेज वाइज जो है हमारा डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन। अगर वो 36% है तो 37 और 36 और 35 और 36 और 39 और 36 ऐसे ही चल रहा है। तो आप ये देखिए ना कि where do we stand today? यानी इसका मतलब ये है कि जो अगर 2017 में या 16 में 15 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया था, 2021 में 30 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया था, तो हमारा डायरेक्ट टैक्स उतना ही है भाई। डायरेक्ट सर टैक्स कहीं नहीं बढ़ रहा। अगर ऐसा है, रुझान नजर आ रहा है कि डायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ रहा बल्कि कम हुआ है, 3-4% उसमें कमी आई है, आपने जो डेटा शेयर किया, जो आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो किसी दौर में 12% तक रिंग रिंग के पहुंचा था, वो फिर 9% तक आ गया है, और टारगेट दिया जा रहा है कि इसको बढ़ा के ले जाना है रीजनल पेयर्स के साथ जो 15% है। तो अगर प्रायोरिटीज ये रहेंगी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से बढ़ाएंगे, डायरेक्ट से नहीं, तो जब 15% पे जाएगा तो उस वक्त क्या होगा आवाम का हाल, इस पर थोड़ा सा मुझे बताएं। मेरे ख्याल से अवाम, इंक्लूडिंग यू एंड मी, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू बी द सफरर्स। देखिए, जो सिस्टम में है, एक तो वो पिसे जा रहे हैं ना, वो गन्ने की जो जो सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ जूस निकाल चुके होते हैं ना, जो फेंकने से पहले वाला जो गन्ना नहीं निकल रहा होता, टैक्स पेयर्स तो वो है, उनकी पोजीशन वो है इस वक्त। जब उनको एक अगर उससे निकाला जाएगा तो वो वैसे ही जूस भी सारा मिक्स हो जाएगा और खत्म हो चुका है। अब मसला ये है कि चूंकि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली वी आर लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन हु पे टैक्स। मसला ये है कि आपके पास पाकिस्तान में तकरीबन जो है कोई 1,000 कंपनियां जो हैं वो आपका 80% से ज्यादा टैक्स देती हैं, और बाकी जो 29,99,000 लोग हैं वो बचा कुचा 20% कौन होगा से ही नहीं। एरियाज हैं जहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस है? चोरी तो नहीं कहेंगे, और चोरी भी हो रही होगी ऑब्वियसली, कहाँ से निकाले जा सकते नहीं नहीं, चोरी है। लेट्स बी वेरी ओपन, चोरी है, उसकी वजह है। चोरी की वजह है, आप 35% जब मेरी जेब से निकालने की कोशिश करेंगे, अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ और आप मुझसे कहेंगे मुझे 35 रुपए दे दो, मैं नहीं दूंगा भाई। क्योंकि उसके मुझे पता है उस 35 रुपए देने के बाद मुझे अपनी हेल्थ खुद करनी है, बच्चों की एजुकेशन खुद करनी है, सिक्योरिटी मुझे खुद लेनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे खुद करना है। तो मैं ये इसके ऊपर है, ओवर एंड अबव 35% है। तो हैं। सर मैं ये क्यों आपको आप थर्टी कह रहे फाइव हैं कि रुपीज ट्रस्ट दूंगा? नहीं है कि उनका आवाम का टैक्स का पैसा वापस आवाम पे लगेगा, ये ट्रस्ट नहीं है? कब लगा भाई? नहीं तो सर ये फारूक तो, भाई, आप आई मुझे मीन, बताएं, मैं कब एग्री लगा? करता हूँ, ये बहुत बड़ी यानी तादाद ऐसा सोचती यानी है, लेकिन फिर सैलरी क्लास बेचारी क्या करे, उनको तो टैक्स कट के चेक यानी मिलता है। लगा कब? आप मुझे बताएं, आवाम पे क्या ये जो 2,000 रुपया दिया जाएगा एक महीने में, जिसमें 8 लीटर पेट्रोल भी नहीं आएगा मोटरसाइकिल के लिए, तो उससे सही हो जाएगा सब कुछ? यानी कम ऑन यार, व्हाट आर लेकिन वी सर थिंकिंग? वेयर कानूनी आर वी लीगल गोइंग? ऑब्लिगेशन तो है ना, ड्यूटी तो है आपकी, आपको देना क्या तो चाहिए लीगल टैक्स। ऑब्लिगेशन? पाकिस्तान इज अ वेलफेयर स्टेट, फॉर गॉड सेक, इट इज अ वेलफेयर स्टेट। हम अपने खर्चे टूवर्ड्स में खर्च कर रहे हैं, 50-50 लोगों का इंटोराज लेके बाहर जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है इस वक्त? ये जो बजट का जो टारगेट है टैक्स का, ये बहुत मुश्किल है अगर इकोनॉमी को आप स्लो डाउन करने जा रहे हैं। इन शॉर्ट आप कह रहे हैं ये टारगेट रियलिस्टिक नहीं है, अचीव नहीं हो पाएगा? यार बुकिश वे में अगर मैं ग्रोथ को, इन्फ्लेशन को जब मैं मैथमेटिकली इसको जोड़ने बैठूं तो हो जाए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इकोनॉमी चलती रहेगी उसी तरीके से? तकरीबन हर एक्सपर्ट मुझे कह रहा है कि एग्रीकल्चर से हम टैक्स नहीं निकाल ले, प्रॉपर्टी से नहीं निकाल ले। थोड़ा समझाएं कि जो प्रॉपर्टी का टैक्स है वो किस तरह से काम करता है, और वहाँ पे किस तरह से टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन हो रही है,
एग्रीकल्चर में स्पेशली जो 18th अमेंडमेंट के बाद हमने उसको सूबाई वो कर दिया, तो वो फेडरल इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट हो गए। ये दो एरियाज बताएं, इनमें इस वक्त लॉस क्या है और कहाँ कितना इनसे टैक्स आ रहा है और यहाँ से कितना आ सकता है। देखिए, दोनों सब्जेक्ट्स जो है वो प्रोविंस के हैं। जो इस बजट में इन्होंने टैक्स करने की कोशिश की है, ये कोर्ट्स में चैलेंज होगा और ये उड़ा दिया जाएगा। ये वो जो कोर्ट्स 15% इसको उन्होंने नहीं। कहा है कि जी 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 कैपिटल जो वैल्यू, हम कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे, और दूसरा आई थिंक वो तो देखिए ना, कैपिटल गेन्स की एंट्री को पिछले कुछ अरसे पहले डिलीट किया, तो कैपिटल गेन्स तो लगता है, और वो मैं तो ये समझता हूँ वो भी नहीं लग सकता उसूली तौर पे, क्योंकि जब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो नहीं लग सकता, लेकिन बहरहाल वो लग रहा है और वो चल रहा है, और वो काफी सालों से चल रहा है। लेकिन जो अब नया इन्होंने जो टैक्स लगाने की कोशिश की है कि वो जो भी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी ओन करता है तो वो उसको एक रेंटल इनकम ट्रीट करेंगे, डीम करेंगे रेंटल इनकम, और रेंटल इनकम डीम करने के बाद जो है उसके ऊपर जो है वो 5% रेंटल इनकम को फेयर मार्केट वैल्यू का 5% डीम करेंगे और उसका 20% टैक्स लगाएंगे। यानी मिफ्ता साहब ने जो अपनी बजट स्पीच में कहा कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की 1% पे टैक्स 1% टैक्स लगाएंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वो उस वक्त गलत कह सर गए। इसकी कोई तो ये मिसाल तो दे दें चैलेंज कि भी होगा और एक ये उड़ अस्यूम भी कर जाएगा। लें कोई 50 लाख की या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, मैं उससे आपको मिसाल दें बताता कितना हूँ लग जाए। मैं आपको बताता हूँ देखिए, आपके पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके 3 किस्म के रेट्स होते हैं। एक डीसी रेट, दूसरा एफबीआर रेट, तीसरा मार्केट रेट। मार्केट रेट। लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो एफबीआर रेट है वो मार्केट रेट है। ठीक है जी। तो अगर किसी की वेल्थ स्टेटमेंट में एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो वो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑफिस, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड एग्रीकल्चरल लैंड को जो है एक्सक्लूड करेगा। उसके बाद 25 मिलियन वर्थ की एफबीआर वैल्यू की प्रॉपर्टी को मजीद एक्सक्लूड करेंगे और रिमेनिंग पे टैक्स लग जाए। अब अगर किसी के पास नेट प्रॉपर्टीज की वर्थ जो है वो तकरीबन लेट्स से अराउंड 100 मिलियन है, तो मतलब 10 100 मिलियन करोड़ में से 25, हाँ 10 करोड़ है, और उसमें से वो 25 मिलियन माइनस हो जाएगी। 75 मिलियन पे 1% टैक्स लग जाएगा, जो कि 7.5 लाख रुपए, 75 7.5 लाख रुपए। अगर सूबाई हुकूमतें वहां से टैक्स निकाल लें एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी से, तो बात तो फिर भी एक ही है ना सर, टैक्स तो निकलेगा। क्या सूबाई हुकूमतें नहीं निकाल रही टैक्स? इन्फोर्समेंट नहीं है सूबाई लेवल पे। आप मुझे बताइए, हर प्रोविंस का अपना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, केपीके हो, बलूचिस्तान हो, कितना टैक्स रेवेन्यू सर तो मिलेगा। सूबाई हुकूमत वो तो बैठे भी एग्रीकल्चरिस्ट है, वही तो पॉलिसीज बना सारे रहे साढ़े 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 जमींदार लोग हैं सरकार। इंज ना करो यार तुसी, तो ऐसे ना करे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने आप को ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे और टैक्स लगाएंगे। नहीं नहीं होगा नहीं, ऐसा। ऐसा कुछ नहीं होता। अलबत्ता इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक शेख है जो सेक्शन 111 में लिखी हुई है कि अगर कोई भी, चूंकि फेडरेशन पे एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, तो अगर उस इनकम को किसी को अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में एज इनफ्लोज अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए लेके जाना है, तो जब तक सूबाई इनकम टैक्स का टैक्स चालान वो साथ में अटैच नहीं करेगा रिटर्न के, तब तक वो उसका क्रेडिट नहीं ले सकता। तो ये एक एक चेक एंड बैलेंस जो है वो जरूर अवेलेबल है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि इस एंड से तो एग्रीकल्चर इनकम कहीं ना कहीं टैप लगता है उस पर, लेकिन थ्योरेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्योरली प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है। इन्फोर्समेंट का बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें। इन्फोर्समेंट जब तक इस सेक्टर पे प्रॉपर नहीं की जाएगी, टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि आप ये देखें फेडरेशन जो भी रेवेन्यूज कलेक्ट करती है तकरीबन 50% जो है वो सूबों को दे देती है। और जो इस वक्त जो प्रपोज बजट है उसमें तकरीबन गवर्नमेंट ने 800 बिलियन रुपए जो है वो सरप्लस रखा है कि जो सूबों से वापस मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी हर सूबे ने अपना डेफिसिट का बजट दिया है, तो वो 800 अरब कहां से वापस आएगा, इट बीट्स मी। सो इट इज ऑल टुगेदर अ वेरी daunting task for this government to actually come close to the numbers they have proposed in the federal budget. सिर्फ इन्फोर्समेंट का ही मसला है, और अगर इन्फोर्समेंट ये नहीं हो रही तो क्या वजह है, क्या करप्शन है, क्या क्या पीछे अनासिर क्या है? देखिए, मैं आप आपको डील थोड़ा करते होंगे लोग, आप जाहिर है मार्केट में बैठे सिंपली हुए हैं आप। सिंपली मैं बता देता हूं कि एग्रीकल्चर यानी प्रोविंस लेवल पे तो अथॉरिटीज कोई प्रॉपर है ही जो चेक एंड बैलेंस रखे। ऐसा कोई मैकेनिज्म इनके पास नहीं है, इन इन अथॉरिटीज के पास,
कि वो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स भी कलेक्ट। सो परहैप्स स्टेप 1 के तौर पे इन रेवेन्यू अथॉरिटीज को इस टास्क को भी कहीं ना कहीं डेलीगेट होना चाहिए, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि जो प्रॉपर्टी पे या एग्रीकल्चरल पे जो प्रोविंसेस को टैक्स मिलना चाहिए वो प्रॉपरली, क्या उसकी इन्फोर्समेंट हो रही है, क्या उसकी लोग रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। और अगर लोग रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं तो जो ज़राई अराजी है हमारी पास, सिंध की एग्जांपल लेते हैं कि सिंध में अगर ज़राई अराजी लेट से 10,000 एकड़ है, मैं ये फिगर्स को आप कैच ना कीजिएगा, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। हाँ, कि अगर सिंध में टोटल ज़राई आबादी जो है, अराजी जो है 10,000 एकड़ है, तो उसमें से कितनी कल्टीवेट हो रही है और कल्टीवेट होकर उसकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कितनी है, और क्या उस कल्टीवेटेड एरिया का ऊपर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे हो रहा है और रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं या नहीं। दिस इज स्टेप 1। बारानी या आबियानी जो जमीनों का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसकी बेसिस पे आप जो है उसको डिस्टिंग्विश करें। क्योंकि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो आपका है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है कि जी कितनी वीट ग्रो हुई, कितनी कॉटन ग्रो हुई, कितनी गन्ना शुगर केन ग्रो हुआ, ये तो सारा स्टेटिस्टिक्स आपके पास है, कितने एकड़ पे लगी, कितनी प्रोडक्शन हुई। मुझे एक दो मिसालें तो दें कि ये जो हमारे मैंगो एक्सपोर्टर हैं, कीनू एक्सपोर्टर हैं, इवन डेट, एक दफा मुझे याद है, बल्कि बड़ी बहुत सालों पहले की बात है, एक खजूर एक्सपोर्टर से मैं बात करता, वो तो बता था 2-2.5 करोड़ की खजूर एक्सपोर्ट करता है। तो आइडिया तो दे ये लोग कितनी इनकम होती होगी इन लोगों की, इन एग्रीकल्चर्स की। यार ये सारी की सारी चीज जो है ना कॉस्ट में ले जाते हैं, तो इनकम तो बहुत कम दिखाते हैं। सेल्स बता दे, ग्रोथ कितनी होती है, ग्रोथ बता दे। सेल तो बहुत बहुत, आप देखिए ना आपकी जीडीपी का कितना 17% से ज्यादा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो इट्स अ फिनोमिनल ग्रोथ। आप देखिए ना, अब 10% पकड़ ले यार, अगर $385 बिलियन की आपकी जीडीपी है तो $38 बिलियन का तो एग्रीकल्चर हो गया ना, अगर 10% है तो यार 38 बिलियन को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 200 रुपए से। 38 बिलियन पे अगर फर्ज करें 30% टैक्स लगे तो कितना बन जाएगा ये? 10% टैक्स लगा दो यार उस पे, बहुत निकल आएगा, विंडफॉल होगा हुकूमत के लिए। लेकिन जितने टैक्स रेट्स आप हाई रखेंगे उतनी चोरी होगी, ये नो ब्रेनर है। जितने सेल्स टैक्स को आप हाई रखेंगे चोरी होगी। एक अब मैं किसी क्लाइंट से बात कर रहा था, मैं, वो इम्पोर्टर हैं, टॉप 25 जो इम्पोर्टर्स पाकिस्तान, टॉप 100 इम्पोर्टर्स के जब अवार्ड्स पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम जब शुरू किए थे तो उनको दोनों दफा अवार्ड मिला था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपकी जो प्रोडक्ट है जिसमें आपको टॉप इम्पोर्टर का अवार्ड मिला है, टॉप टैक्स पेयर का अवार्ड मिला है, 1 ऑफ 100 टॉप टैक्स पेयर्स में, आप मुझे ये बताइए कि ये टैक्स रेट अगर कम हो जाए और सेल्स टैक्स रेट कम हो जाए तो क्या रेवेन्यू कम होगा या ज्यादा हो जाए? उन्होंने कहा जीशान साहब इस वक्त सेल्स टैक्स का रेट है 17% और वैल्यू एडिशन के नाम पे 3% इन टैक्स सेल्स टैक्स कट जाता है इम्पोर्ट से, तो 20% कटता है सेल्स टैक्स, फिर 5.5% जो है वो इनकम टैक्स, ये हो गया 25%। फिर उन्होंने कहा जी 15% हमारी जो है कस्टम ड्यूटी है, तो ये हो गया जी 40%। फिर उन्होंने कहा 1% इंश्योरेंस, 1% फ्रेट, ये हो गया 42%। उन्होंने कहा जी ये मैं मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ आपको, ये 42% है, बैंक चार्जेस, एलसी चार्जेस आधा परसेंट 1% उसका लगा रहे तो 43% है। ये है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आने की कॉस्ट। और यही चीज अगर स्मगलिंग करके आ जाए तो ये 18% घर में आ जाती है। मैंने उनसे सवाल ये किया, मैंने कहा अगर यही चीज जो है ड्यूटी, टैक्सेस, सेल्स टैक्स अगर 18% हो जाए आपका या 20% हो जाए तो क्या होगा? उन्होंने कहा कि आपकी इकोनॉमी की साइज बहुत बढ़ जाएगी। जितना माल स्मगल हो रहा है वो स्मगल नहीं ऑफिशियल चैनल से आना शुरू हो जाएगा। तो जब वो ऑफिशियल चैनल से आना शुरू हो जाएगा तो आपकी कस्टम ड्यूटी, आपका सेल्स टैक्स, आपका इनकम टैक्स, आपका टैक्स बेस, ये सब बढ़ जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे सेक्टर में बहुत स्मगलिंग है और वो स्मगलिंग खत्म अगर हो जाएगी, क्योंकि 18% या 20% में हमें ऑफिशियली आने में बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमें रिस्क होता है कि स्मगल्ड गुड्स पकड़े जाते, तो ये रिस्क खत्म हो जाएगा, हर चीज लेजिट हो जाएगी, हमारे प्रॉफिट्स लेजिट हो जाएंगे, हमारी इनकम और वेल्थें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये उन्होंने मुझे बड़ी तफसील जब बताई तो मैं हैरान परेशान हुआ।
यही चीज को जब आप रेप्लिकेट करते हैं इनकम टैक्स पे, 35% कौन देगा यार, क्यों देगा? जब सर आप यहाँ अभी एक यूके में तो सर हम 45% तक भी है, नहीं, 20-22 से आ शुरू रहा था होता मैं है। उधर। अच्छा। उसकी रीजन है कि 45% क्यों देते हैं। हेल्थ फ्री, यस। एजुकेशन फ्री, लाइफ सिक्योरिटी फ्री, इंफ्रास्ट्रक्चर 100%। तो क्वेश्चन ये है, मैं 45% देने के लिए एग्री करूंगा कि अब आप मेरे ऑफिस आए हुए हैं। मेरा ऑफिस स्टेट बैंक के बिल्कुल ऑपोजिट है और उसके रोड के ऊपर 6 से 8 इंच की गड्ढे हैं, क्योंकि बारिश हुई थी कभी, तो वो बारिश के बाद वो रोड टूट गई और वो रोड आज भी टूटी हुई है। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ दोबारा बारिश हो जाए तो हम फिर इसके ऊपर वो शुरू करें, हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बात करेंगे कि खुदारा ये बैंक अल्फला यहाँ पे है, अभी मेट्रो यहाँ पे ये है, स्टेट पाकिस्तान की बैंक यहाँ वॉल पे, स्ट्रीट है इस ये। रोड को बना दो यार। पाकिस्तान की वॉल नहीं, स्ट्रीट है और उसका हाल जो है, यूर नहीं, राइट। मैं तो फिर आपको, मैं तो बारिश में तो एक बंदा जाता बिजनेस नहीं एरिया वहां पे, की पता नहीं बात कर गाड़ी के रहा हूँ। साथ क्या होगा। मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, मैं वो बिजनेस एरिया जहां पे लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स दिया जाता है उस स्ट्रीट से या उस एरिया से, क्वेश्चन ये है कि ये मुझे खुद ही बनानी है ना भाई, तो मैं क्यों टैक्स दूं? अभी हमारी मुलाकात हुई थी, पाकिस्तान में आए थे डॉक्टर आर्थर लेफर, सप्लाई साइड कर्व किया उन्होंने इन्वेंट किया। लेफर्स कर्व अगर आप सर्च करेंगे रेगन रीजन में, उन्होंने उस वक्त फ्लैट रेट पे चले गए थे और वो फ्लैट रेट की थीसिस उन्होंने दी थी और फ्लैट रेट पे कर दिया था और उससे कहा कि लो फ्लैट रेट होना चाहिए। मैंने कहा एग्जाम्पल दीजिए, उन्होंने एग्जाम्पल कहा कि जो 100 रुपए कमाता है वो 10 रुपए टैक्स दे और जो 10 रुपए कमाता है वो 1 रुपया टैक्स दे, यानी 10% पे 10%। अगर आप अपने टैक्स को फिक्स कर दें तो उन्होंने कहा कि ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका ना सिर्फ टैक्स रेट बढ़ जाएगा बल्कि टैक्स बेस भी बढ़ जाएगा और फिर आप उसमें किसी को एग्जेम्पशन नहीं देंगे कोई, एवरीबडी विल हैव टू पे टैक्स। सो जब आप लोअर रेट पे टैक्स को लेके जाते हैं तो किसी को पिंच नहीं करता और जब वो किसी को पिंच नहीं करता तो वो टैक्स देना शुरू करता है और फिर आप उसके पीछे स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट कीजिए। अभी मिफ्ता साहब ने ये फरमाया है कि जी 25 लाख रिटेलर्स को हम फिक्स टैक्स रिजीम में 3 से 10 हजार रुपए महीने का टैक्स, ट्रेडर्स की बात करें, ट्रेडर्स की बात, ट्रेडर से आज तक कभी पाकिस्तान में कोई टैक्स ले सका है? फिर ट्रेडर से तो आज तक शब्बर साहब नहीं ले पाए सर। ये कैसे लेंगे? यानी शब्बर साहब का आपको याद है वो कितना पीछे पड़े थे, उन्होंने कितनी कोशिशें की थी लेकिन पीएमएल ट्रेडर से नहीं निकाल पाए थे। पीएमएलएन का वोट बैंक, पीएमएलएन का वोट बैंक है ट्रेडर, पीएमएलएन का वोट बैंक है इंपोर्टर। एक को फिक्स, इंपोर्टर को वापस से एफटीआर में ले गए और ट्रेडर को फिक्स टैक्स में ले गए। अल्लाह करे इससे टैक्स निकाल लेंगे ना, मेरी दुआ है कि इनसे कुछ टैक्स मिल जाए। इंपोर्टर तो टैक्स दे देगा खुशी खुशी, फिक्स टैक्स रिजीम में चला गया, वो एफटीआर में चला गया, फाइनल टैक्स रिजीम में खुशी खुशी टैक्स देगा। अकाउंट्स मेंटेनेंस, जो 2 साल से उसकी आदत पड़ गई थी कि आप अकाउंट्स मेंटेन करने, अब वो अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा, डॉक्यूमेंटेशन जीरो। सेल्स टैक्स में आपने सीएनआईसी की कंडीशन निकाल दी, डॉक्यूमेंटेशन जीरो। ट्रेडर को आप फिक्स टैक्स रिजीम में ले गए, डॉक्यूमेंटेशन जीरो। सो ठीक है, ट्रेडर खुश होगा, इंपोर्टर खुश होगा, सेल्स टैक्स वाले लोग खुश होंगे जिनको सीएनआईसी नहीं देना, तो अच्छा तो है, अच्छा बड़ा हरा हरा है ये तो बिजनेस कम्युनिटी खुश होगी इनसे, इन चीजों में। लेकिन क्या आपके मुल्क का रेवेन्यू कलेक्ट होगा इससे? बिग क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क। सो आई होप एंड आई विश कि जो ये स्कीम्स ला रहे हैं इसमें इनको कहीं ना कहीं कामयाबी मिल जाए और अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ लिविंग इसी तरीके से बढ़ती रही तो मेरे ख्याल से टैक्सेस तो कलेक्ट नहीं होंगे भाई, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे अगर सेल प्राइस वो अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ती। अगर प्रॉफिट मार्जिन कम हुए तो टैक्स भी कम होगा, जब टैक्स कम होगा तो वो 39% वाला जो डायरेक्ट टैक्स है वो मजीद कम हो जाएगा। बजट में जो टैक्स मेजर्स लिए गए, उसके बाद एक जनरल सेंटिमेंट्स क्या है, जो ट्रेडर कम्युनिटी है, जो भी सारे आपके क्लाइंट्स वगैरह, क्या एक जनरल सेंटिमेंट क्या है? लेकिन ट्रेडर्स ने तो कुछ बड़े एहतजाज भी किए। असल में मैं समझ रहा हूँ ट्रेडर्स को भी पता ही नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं गई इस तरीके से कि जिस तरीके से उनको इसका फायदा उठाना चाहिए। अगर वो 3,000 और 10,000 रुपए तक टैक्स देकर उनकी जान छूट रही है और सेल्स में भी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी और इनकम टैक्स में भी कोई मजीद टैक्स नहीं देना, तो ये तो विन विन सिचुएशन है उनके और लिए। हुकूमत इतना फेवर क्यों दे रही है? हुकूमत इसलिए दे रही है कि इलेक्शन सर पे है।
उसमें तो लेकिन कोई दो इससे राय क्या नहीं है। वॉल्यूम बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इससे ओवरऑल? अपेरेंटली यस, कि 25 लाख लोगों से हम एवरेज बात करते हैं कि 5,000 रुपए मिल जाएगा महीने का, तो 150 बिलियन है। कुछ चीजें अच्छी हैं इस बजट में, कुछ चीजें इंप्रूव हो सकती हैं इस बजट में, लेकिन ओवरऑल अगर इकोनॉमी नहीं चली तो ये सारी विशफुल थिंकिंग ही रह जाएगी। मुझे 3 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म टैक्स के हवाले से बता दें जो आपको लगता है इस मुल्क के लिए, जो हमें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए बगैर गरीब को पीसे, 3 रिफॉर्म्स बता दें। लो रेट फ्लैट टैक्सेशन, सेल्स टैक्स रेट रिड्यूस टू सिंगल डिजिट, स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट, अपने एसी वाले कमरों से बाहर निकलें, सर्वे करें, लोगों को अवेयरनेस दें कि इसमें आपका और मुल्क का फायदा है। और जब उनको पता चलेगा कि उनकी जेब पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो जो पाकिस्तान जो दुनिया में सबसे ज्यादा ज़कात दे सकता है, तो वो टैक्स रेवेन्यू भी दे सकता है। आई थिंक बहुत बहुत अच्छा समराइज किया आपने डिस्कशन को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर।